Hello students, I am Devinder Kaur, Associate Professor in Economics at Government PG College Sector 1 Panchkula, Haryana. Today we are going to discuss a very important topic, relative importance of agriculture, industry and services. So for any economy, especially for Indian economy, there is a very important role of these three sectors. We divide our economy in basically three parts: primary sector, secondary sector and tertiary sector. Agriculture belongs to primary sector, industry belongs to secondary sector and services sector belongs to tertiary sector. So for the development purpose, these three sectors have very important role to play. किसी भी देश के आर्थिक विकास और वृद्धि में इन तीनों क्षेत्रों का बहुत ही योगदान है। तो आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे ये तीन क्षेत्र जो कि आपस में भी डेवलपमेंट के पर्पस से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। We are talking about relative importance कि कैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर ना केवल देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, बल्कि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के विकास में भी योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत वर्षों से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात करें तो उससे भी पहले 50 साल 100 साल पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर करती थी। चाहे हम उसमें नेशनल इनकम की, जीडीपी की बात करें या हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें। और आज भी हमारे देश की बहुत ज्यादा नियरली 42% जो पॉपुलेशन है आज भी अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है। तो अगर हम ये कहें कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करके बाकी के दो सेक्टर्स को अगर हम ग्रोथ प्रोसेस में देखते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को हम सोचें कि हम इसको पीछे रख के दूसरे सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान देकर हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारी गलतफहमी कहलाएगी। आज भी हमारे देश के आर्थिक विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है नियरली 41.49 एग्जैक्टली फिगर है 2020 का ये, जिनको की टोटल वर्कफोर्स को जिसने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, यानी कि फॉर नियरली 42% जो हमारी जनसंख्या है आज भी अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। और जब हमारी जीडीपी की बात आती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आज भी 16% है। हमारी आय में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हिस्सा है वो है 16%। तो अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर हम इंडिपेंडेंस इरा में चलते हैं तो 1950-51 में जो जीडीपी में शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का दैट वाज 61%, दैट वाज ह्यूज। एंड 2013-14 की अगर हम बात करें तो ये बहुत कम होकर 18% रह गया और 2019-20 में ये शेयर है ओनली 16%। व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है जीडीपी में वो कम हो रहा है। दैट डजंट मीन कि हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में नीचे आ रहे हैं, नो। जब भी किसी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। दैट मींस कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमारे देश की जीडीपी के संदर्भ में निर्भरता कम हो रही है और दूसरे क्षेत्र जैसे कि इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर जो है उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो
अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। 1901 में अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में 60% जो लोग थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए, वो अपनी रोजगार के लिए निर्भर कर रहे थे। 1991 में ये जो शेयर है ये बढ़ा, दैट वाज 69.5%। 2003 की बात करें तो दैट शेयर वाज 65%। दैट मीन्स कि इन 100 सालों के समय के दौरान भी हम 65% तक हमारी जो जनसंख्या है वो अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर कर रही थी। लेकिन 2020 में हम देखें तो ये जो शेयर है दैट इज 41.49%, यानी कि कंट्रीब्यूशन काफी आगे से कम हुआ है। लेकिन स्टिल 42% जो जनसंख्या का हिस्सा है अभी भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर कर रहा है। देन वी कम्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूस्ट अप करता है, क्या रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्रीज में। तो सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लेबर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लो वेज रेट पे। एज वी नो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी लेबर ऐसी भी है जो कि डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड मींस छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि वो व्यक्ति जो कि दिख तो रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, वो जीरो है। तो ऐसी लेबर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को चीप लेबर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। सिमिलरली एग्रीकल्चर ऑफर्स मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनने वाली जो वस्तुएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स की बात कर सकते हैं जो कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बनाई जाती हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं। सिमिलरली अभी मैंने जैसे कि आपको कैपिटल गुड्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। हमें पता है जूट, कॉफी, स्पाइसेस ये बहुत ही पुराने समय से चलते आ रहे मेन एक्सपोर्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में से दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट के रूप में भेजते हैं। सिमिलरली अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, ये सारी आइटम्स हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें 2015-16 में एक्सपोर्ट्स में तो दैट वाज 12.6%, जो कि 18-19 में 11.76% था। सिमिलरली नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर भी ट्रेड की बात करें तो 90% जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमें मिलता है और 60% जो है इनकम हमें फूड ग्रेन्स, टी, मिल्क, शुगर, ये जो हमारे मेन सोर्स है डोमेस्टिक ट्रेड के। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें पता है रेल हमारी, सिमिलरली हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों ही जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें बहुत बड़ा योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह डोमेस्टिक लेवल पर लेकर जाने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो हमारे एयरवेज, हमारे सिमिलरली पोर्ट्स, इन सभी की डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो कि सर्विसेज सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसकी ग्रोथ भी पॉसिबल है। सिमिलरली अब हम एक बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड सेविंग्स। ग्रीन रेवोल्यूशन
का जब दौर आया तो हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मैनी फोल्ड्स बढ़ गई। हमें ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लेके आए? क्योंकि एक ऐसा समय भी आ गया था हमारे देश में, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की खाने पीने की, खाद्य की जरूरतें हम अपने देश में पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमें अनाज दूसरे देशों से भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ गई और फार्मर्स को भी सरप्लस इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई। यानी कि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल जो कितना है वो बन गया, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने जो अपना सरप्लस है उसको री इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे कि प्रॉफिट जनरेशन शुरू हुई। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फ्लोरिकल्चर और नए जो टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे और इम्प्लीमेंट्स थे, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, उनका इस्तेमाल करके जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो सेविंग्स भी बढ़ गई, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होना शुरू हो गया। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत ज्यादा, हमारे देश की जो 139 मिलियन पॉपुलेशन है उसको वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा इसके रूप में खाद्य पदार्थ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली फॉडर 40 करोड़ कैटल्स को फॉडर प्रोवाइड करता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 50% जो कैटल को फॉडर है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और अगर फूड ग्रेन्स की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, अगर शेयर देखें हम इंडिया का वर्ल्ड मैप पे अगर शेयर देखें तो 16% पॉपुलेशन की खाने पीने की जरूरतें जो है इंडियन एग्रीकल्चर पूरी कर रही है। अब हम बात करते हैं सोशल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की। जब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो गया है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसको एक प्रॉफिटेबल काम मान रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि सोशल और पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है इस सेक्टर की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसने कि इनका जो रोल है, एक सोशल स्टेटस भी इंप्रूव हुआ है, किसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ है। सिमिलरली पॉलिटिकली भी ये सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है। Now we see कि what is the role of agriculture in the process of growth and development. As we know, अभी तक जो हमने डिस्कशन की कि एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स क्या हैं, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे देश के जो विकास को, हमारे देश की जो वृद्धि है उसको, उसमें क्या योगदान डालता है। तो सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर सप्लाईज रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने पहले भी बात की, किसको सप्लाई करता है रॉ मटेरियल? इट सप्लाईज रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिमिलरली एग्रीकल्चर जो है वो जो हमारी फूड ग्रेन्स की डिमांड है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन के 16% पॉपुलेशन को कवर करता है हमारा अकेला इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो फूड ग्रेन से रिलेटेड हमारी मांग बढ़ती जा रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद हम बहुत बड़ी जनसंख्या की खाने पीने की जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करने में सक्षम हुए हैं और हम बाहर भी अनाज को एक्सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर डिस्पेंसर लेबर, यानी कि एग्रीकल्चर क्या करता है, जो हमारे पास सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड जो हमारे पास लोग हैं, अगर हम उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करेंगे तो जिन लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है वो भी, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें क्या होगा, सेविंग्स और हमारी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। सेविंग्स बढ़ जाएंगी, सरप्लस बढ़ जाएगा और कैपिटल फॉर्मेशन होने से हमारी ग्रोथ प्रोसेस जो है वो तेजी से एक्सेलरेट होगी। Similarly, agriculture sector generates demand for non-agriculture output. अब यहाँ non-agriculture outputs क्या है? For example, जितने भी implements हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। यानी कि ये जिनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर
में बढ़ जाती है। तो एक तरह से उनके लिए भी ये मार्केट जनरेट करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स इकोनॉमिक सरप्लस। जैसे अभी मैंने आपको डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एडजस्ट करने की बात बताई, तो इससे क्या होगा, सरप्लस जनरेट होगा। जो सरप्लस इनकम है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्षेत्रों में भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास तेजी से बढ़ जाएगा। Then comes agriculture sector generate employment opportunities. हमने अभी बात की कि still 42% जो पॉपुलेशन है इंडिया की अभी भी अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इस सेक्टर पर निर्भर करती है। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी बहुत बड़ा बेस को, पॉपुलेशन के बेस को एग्रीकल्चर सेक्टर दिए हुए है। सिमिलरली एग्रीकल्चर स्पिन्स फॉरेन एक्सचेंज। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं खूब, और जिससे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। यानी कि कैसे, एक तो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, दूसरा इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी जनसंख्या, उनकी फूड की नीड्स हम अपने ही देश में पूरी करते हैं। यानी कि हमें बाहर से अनाज को मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। Now, what is the contribution of industrial sector to the agriculture development? जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में कोई एक क्षेत्र नहीं है जो कि एक्सक्लूसिवली कंट्रीब्यूट करता है, सभी क्षेत्रों का उसमें योगदान है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या योगदान है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, वो किसको देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को। सिमिलरली हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा रोल है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो पावर जनरेशन जो है, जो एनर्जी है, जिसमें कि डीजल, फ्यूल, ऑयल रिफाइनरीज है, ये सब जो किसका कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको यूज करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो एक तरह से जितना भी रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर एब्सॉर्ब करता है, तो एक तरह से उसको मार्केट प्रोवाइड करता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो अभी तक बात थी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की कि क्या योगदान है उसका किसी भी देश के आर्थिक विकास में और वृद्धि में। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की तो जो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान थी उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को दी गई। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ आवर इकोनॉमी। हम अपने देश का आर्थिक विकास बढ़ाना चाहते थे। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होना बहुत ही जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अबंडेंट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि स्मॉल स्केल जो सेक्टर है इंडस्ट्रीज का वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में हमारे पास इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, जिसमें इंग्लैंड की एग्जांपल है, अमेरिका की एग्जांपल है, कि इन देशों में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस ही जो है इनको हायर ग्रोथ रेट पे लेके गया है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। तो इंडिया में भी आयरन, स्टील, सीमेंट, पेपर, इंजीनियरिंग, गुड इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे देश में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज कैसी हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, हम इसको मेनली
थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको हम पायनियर सेक्टर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्टिल अभी हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी 42% लोगों को रोजगार दिए हुए है। तो ये अभी हमारा मेन सेक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिमिलरली ये इवनली स्प्रेड नहीं है, यानी कि कुछ हमारी स्टेट्स तो ऐसी हैं जो कि इंडस्ट्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि महाराष्ट्र है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे अभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं। सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी हमारे देश में कमी पाई जाती है। टेक्नोलॉजिकली हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। चाइना, जापान, जर्मनी ये हमसे काफी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी वाइज। हम अभी भी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली हमारा देश रिच नहीं है। सिमिलरली प्राइवेटाइजेशन, जब से हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया है, तो जब जब से हमने अपने देश को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया है, तो एमएनसीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं हमारे देश में, जिससे कि जो मोनोपोलीज हैं वो भी डेवलप हो चुकी हैं, जो कि हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। क्योंकि कई बार जो एमएनसीज हैं वो अपने प्रॉफिट्स का जो री इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, जरूरी नहीं है कि जो जिस कंट्री में है उसी के फेवर में लें, तो वो भी हमारे लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले बताया कि वी हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के पास कॉम्पिटिटिव एज है, यानी कि उनके पास वो सस्ती दरों पर अपने सामान को बनाकर बेच सकती हैं, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होने से प्राइसेस अधिक होती हैं। तो एक तरह से स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी कंपटीशन आपस में हो जाता है, जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से पीछे रह जाती हैं, और इंडिया में ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। सिमिलरली जैसे कि मैंने अभी बताया कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने भी इंडियन इंडस्ट्रीज पर काफी इम्पैक्ट डाला है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो पोजीशन है काफी स्ट्रांग हुई है जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंडिया में। सबसे पहले बैलेंस्ड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि हमने कोशिश की है कि हम बैलेंस डेवलपमेंट कर पाए इंडियन इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट में भी रोल है, जैसे कि हमने पीछे इसको एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, अगर देखा जाए तो दैट वाज नियरली 29.7% इन 2020। तो दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है जीडीपी के संदर्भ में। सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्टिल 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अपने रोजगार के लिए निर्भर कर रही है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में भी योगदान है। लेकिन एक यहाँ मैं बात कहना चाहूंगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस कंट्रीब्यूशन इज स्टैग्नेंट, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है बहुत ही स्लो पेस पे, तेजी से ये आगे नहीं बढ़ रही। सिमिलरली इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी इंप्रूव हुआ है लोगों का, यानी कि हम टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी साउंड हुए हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमें प्रोवाइड की हैं। सिमिलरली कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन की तेजी से संभावना है, क्योंकि इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और प्रोडक्टिविटी काफी हायर है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सिमिलरली डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स एम्यूनेशंस हैं, जो टैंकर्स हैं, वो सारे अब हमारे देश में बनने शुरू हो गए हैं। इसके संदर्भ में मैं एक एग्जांपल भी आपको दे सकती हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट होना
बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए। यानी कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, अगर वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स में, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स में, तो हमारे ऊपर किसी और देश की डोमिनेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग रखने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के लिए अपना जो डिफेंस बेस है उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही जरूरी है, और इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन? जब हम अपने देश में एक्सपोर्ट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, और अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज सेक्टर में इंजीनियरिंग गुड्स हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, जैम्स एंड ज्वेलरीज है जो कि हम मेन आइटम्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं हम कोशिश करें कि उनको अपने देश में ही बनाया जा सके। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का इस संदर्भ में भी बहुत बड़ा योगदान है। सिमिलरली किसी भी देश की ग्रोथ और स्टेबिलिटी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखा जाए तो उसमें ज्यादा वो मॉनसून और नेचर पर डिपेंड करता है, जिसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ रेट्स में काफी वेरिएशंस आती हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एक स्टेबल ग्रोथ पाथ पर और पेस पे जो है ग्रोथ इसकी होती है। सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अगर आपके देश में ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग है तो आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो सकती है। यानी कि अगर टेक्निकली साउंड लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, एजुकेटेड है, तो आप किसी भी जो लोअर ग्रोथ रेट की इकोनॉमी है उसको हायर ग्रोथ रेट पर लेकर जा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है। सो दिस वाज आवर सेकंड सेक्टर। नाउ वी कम टू द सर्विसेज सेक्टर। अब सर्विसेज क्या है? सेवाएं, जैसे एक डॉक्टर की, एक टीचर की, अध्यापक की जो आपको पढ़ा रहा है, तो ये सभी सर्विसेज हैं। अब कौन कौन सी सर्विसेज है मेजर? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, ट्रेड, स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, कोरियर सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मीडिया, एजुकेशन, मार्केटिंग, रिटेल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्विसेज सेक्टर की। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सर्विसेज सेक्टर ने अपने घेरा बहुत ही विशाल कर लिया है। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करिए जाए तो एड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की हमने एग्जांपल की थी, तो दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर अपनी ग्रोथ के लिए सर्विसेज सेक्टर पर निर्भर करते हैं। बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम इसको, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन दोनों सेक्टर्स को, पावर जनरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सिमिलरली हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन है, तो सिमिलरली एयर बेस है, रेलवेज है। तो ये सारी चीजें जो है जो कि नीड है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की, वो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली क्रिएट्स अबंडेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सर्विसेज सेक्टर का बेस ना जीडीपी में ही नहीं बढ़ा बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी बढ़ गई हैं, और नेशनल इनकम में योगदान तो इसका बड़ा ही है। सिमिलरली बेसिक सर्विसेज जो है सर्विसेज सेक्टर प्रोवाइड करता है, ये हमारे कंफर्ट्स और लग्जरीज का ध्यान रखता है, और इंडिया की जो ग्लोबली इमेज है जैसे कि आईटी सेक्टर में है और जीपीओज में है, तो इनकी काफी इंडिया की इमेज इंप्रूव हुई है, और इंडिया बहुत ज्यादा सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ग्रोथ है सर्विसेज सेक्टर की इंडिया में वो तेजी से बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी में क्या शेयर है। अगर हम ईयर 1950-51 की बात करें तो जीडीपी में शेयर था 24.5%, जो कि 2013-14 में बढ़कर हो गया 51.3%।
2018-19 में ये शेयर था 53.6% एंड रिसेंटली 2019-20 में इट इज 55.39. देन यू कैन सी कि 1950-51 से लेकर अब तक 70 सालों के दौर में ये शेयर ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो चुका है। तो 24.5% से हम 55.39% पर पहुंच चुके हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज सेक्टर का, यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट में इसका कंट्रीब्यूशन हाफ से भी ज्यादा है और ये बहुत ही कमेंडेबल है। सिमिलरली अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 1970-71 में जो 16% पॉपुलेशन थी एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्विसेज सेक्टर पर निर्भर कर रही थी, 15-16 में 32% और 19-20 में इट इज 33%। तो वी कैन सी कि कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ चुका है सर्विसेज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। सिमिलरली जो एक्सपोर्ट्स हैं हम किस चीजों के करते हैं, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है ग्लोबली, हमारा शेयर जो है वो भी बहुत इंक्रीज हुआ है सर्विसेज सेक्टर में। सिमिलरली न्यू टाइप की सर्विसेज जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, देन मेडिकल, टूरिज्म कंसल्टेंसी, कोरियर सर्विसेज, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सभी सर्विसेज जो है हमने नई प्रकार की इंडिया में इनका बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनका शेयर जो है वो भी काफी बढ़ चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स। अभी हमने तीनों सेक्टर की बात की, हमने एग्रीकल्चर की बात की, इंडस्ट्रीज की बात की, सर्विसेज की बात की। तो ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उनकी जो डिपेंडेंस है हम आपस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंटरडिपेंडेंस। हम बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। तो दोनों ही क्षेत्र, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उन्होंने अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन में किसकी सर्विस चाहिए उनको, सर्विसेज सेक्टर की। सिमिलरली बैंकिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी हमें सर्विसेज सेक्टर चाहिए, पावर जनरेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। तो इन सभी फैसिलिटीज के लिए हमें सर्विसेज सेक्टर का इस्तेमाल चाहिए। तो एक तरह से ये तीनों ही क्षेत्र, अगर हम कहें कि किसी एक क्षेत्र के विकास से हमारे देश का आर्थिक विकास संभव है, तो नहीं, तीनों क्षेत्रों का ही अपना अपना रोल है और ये एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए आप कौन कौन सी बुक्स की मदद ले सकते हैं। तो एक हमारे पास फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ट्रेन क्रॉस स्कीम, देन द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय लोइस, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरी, हिस्ट्री एंड पॉलिसी बाय मायर एंड बार्डविन, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज बाय डीएस नाग। तो इन रेफरेंस बुक्स की मदद से आप इस टॉपिक को और क्लियरली जान सकते हैं। Now we come to the very important part of our lecture, that is important questions to be asked in examination. तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग टर्म आंसर टाइप दोनों ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो कृषि के विकास की जो स्थिति है उसके ऊपर आप एक नोट लिखिए। व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। Write a note on the growth of services sector in India. Explain the interdependence of different sectors in India, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। What is the significance of industrial development in Indian economy? Then explain the importance of agriculture in the Indian economy. What is the role of agriculture sector in the process of economic growth? Explain the two-way relationship between agriculture growth and industrial growth. What is the interrelationship between the three sectors of the economy?
which sector shows the maximum growth since the independence? So these are the important questions that can be asked in the examination based on our today's lecture. So this is all about today's lecture. Thank you.